पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट पर जताई खुशी। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया बजट देश के विकास की दिशा में अहम। औली बर्फबारी के बाद पर्यटकों से गुलजार। देसी और विदेशी सैलानी बर्फीली वादियों का ले रहे मजा। स्कीइंग और बर्फ में खेलों से बढ़ रही रौनक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। उत्तराखंड को मिली कुछ सौगातें, विपक्ष ने जताई नाराजगी। प्रदेश कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया। उत्तरकाशी में मौसम ने फिर ली करवट। हर्षिल और मुखवा में बर्फबारी, घाटी पूरी तरह सफेद चादर में ढकी, ठंड में बढ़ोतरी। पौड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात का यातायात बंद। सभी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। दिन में यातायात सड़क और मौसम की स्थिति के अनुसार नियंत्रण रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 1 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय बरबीर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस केंद्रीय बजट 2026 रहेगा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय बरबीर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस केंद्रीय बजट 2026 रहेगा। सीएम धामी मीडिया से बातचीत में बजट से आम जनता को मिलने वाले लाभ और उत्तराखंड के लिए बजट के फायदे के बारे में विस्तार से बताएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सीएम धामी प्रदेश के विकास परियोजनाओं पर बजट के असर, कृषि, पर्यटन और उद्योग क्षेत्र में बजट का महत्व और शिक्षा व स्वास्थ्य योजनाओं के बजट की भूमिका पर भी प्रकाश डालेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 1 बजे भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब का सत्र भी होगा, जिसमें मीडिया के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वहीं सीएम धामी इस मौके पर बजट पर अपनी राय और नजरिया साझा करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि कैसे ये बजट पेश देश और राज्य के लिए, हर वर्ग के लिए फायदेमंद है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर, जहां केंद्रीय बजट को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट देश को विकसित भारत की दिशा में आगे ले जाने वाला है। यह बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। गरीब, किसान, युवा, महिलाएं और मध्यम वर्ग सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ खास है। उन्होंने कहा कि बजट लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देता है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। इधर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लिए इस बजट को बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और इसी वजह से पर्वतीय राज्य की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है। इधर सीएम धामी के अनुसार बजट में उत्तराखंड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि उद्योग, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा
जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर औली से है, जहां विश्वविख्यात पर्यटन स्थल औली इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से हुई बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। हर दिन सैलानी यहां की बर्फीली वादियों का जमकर आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। औली में चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ पर्यटकों को खूब लुभा रही है। पर्यटक बर्फ में खेलते, फोटो खिंचवाते और मस्ती करते साफ नजर आ रहे हैं। वहीं रोमांच पसंद करने वाले पर्यटक यहां स्कीइंग का पूरी तरह से मजा ले रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से औली में रौनक लौट आई है। वहीं होटल पूरी तरह से भरे हुए हैं और स्थानीय बाजारों में भी अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। इधर होटल कारोबारी, छोटे दुकानदार और स्थानीय लोग पर्यटकों के आने से काफी खुश नजर आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटकों के आने से रोजगार में बढ़ावा मिल रहा है और आर्थिक स्थिति में भी बेहतर साबित हो रही है। वहीं कुल मिलाकर बर्फबारी के बाद औली एक बार फिर सैलानियों की पहली पसंद बनती नजर आ रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। बजट में उत्तराखंड को कुछ सौगातें जरूर मिली है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। बता दी, प्रदेश कांग्रेस ने बजट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह बजट निराशाजनक है। देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के बीच लोगों को इस बजट से रोजगार को लेकर बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के ठोस प्रावधान नहीं नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है, लेकिन इस बजट में उस पर कोई साफ घोषणा नहीं की गई है। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने और आपदाओं से निपटने के लिए भी राज्य को विशेष पैकेज की जरूरत थी, जो बजट में नहीं दिखा। इधर कांग्रेस का कहना है कि यह बजट आम जनता की जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा है और प्रदेश की अहम मांगों को नजरअंदाज किया गया है। अब सुनते हैं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट और क्या कुछ कहते हैं। केंद्र की वित्त मंत्री ने संसद में रखा है, बहुत ही निराशाजनक बजट है। इस बजट से पूरे देश को बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरीके से आज रोजगार घट रहे हैं, तो लग रहा था कि बजट आएगा तो कुछ रोजगार की उम्मीद बनेगी। ये बजट न देश के लिए सही है, न प्रदेश के लिए सही है। उत्तराखंड को भी इस बजट ने जो है निराश करने का काम किया। प्रदेश की जनता लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रही है, पर्यटन क्षेत्र के लिए उत्साहजनक पैकेज की मांग कर रही है। आपदा में बचाव के लिए बजट में कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये बजट चौतरफा निराश करने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बता दें, फरवरी महीने की रात से हर्षिल घाटी और शीतकालीन प्रवास मुखवा में जमकर बर्फबारी हुई। बता दें, बर्फबारी के बाद पूरी घाटी सफेद चादर में ढक गई। लगातार हो रही बर्फबारी से इलाके में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। वहीं निचले इलाकों में भी ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बर्फबारी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पर्यटन हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं पर्यटन बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं और घाटी की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर रहे हैं।
इधर स्थानीय लोगों के अनुसार बर्फबारी से एक और जहां ठंड बढ़ी है तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। मौसम बदलने से इलाके में एक बार फिर सर्दियों जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की अपील की गई है। रुक करते अगली खबर की और अगली खबर पौड़ी जिले से है, जहां पौड़ी जिले के सतपुली से खबर है। पौड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर रात के समय यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। आपको बता दें, गुमखाल से सतपुली के बीच सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अस्थायी यातायात व्यवस्था लागू की है। बता दें कि उप जिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी से 5 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं दिन के समय बता दें, यातायात को सड़क और मौसम की स्थिति के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सतपुली, कांडाखाल, सिसिलडी और डेरिया खाल वैकल्पिक मार्ग पर उपयोग करें। वहीं निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग, सांकेतिक और प्रकाश व्यवस्था की गई है। वहीं एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाएं बिना किसी रुकावट के संचालित रहेगी। इधर उप जिलाधिकारी रेखा आर्या ने कहा कि अस्थायी व्यवस्था भविष्य में सुरक्षित, मजबूत और सुगम सड़क सुविधा देने के उद्देश्य से की गई है। अब सुनाते हैं उप जिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्या ने क्या कुछ कहा। एनएच धूमाकोट के द्वारा जिलाधिकारी महोदय से चौड़ीकरण के कार्य हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गई थी कि ये उक्त अवधि में रोड जो है बंद कर दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है दिए निर्देश के क्रम में पूर्ण दिन को जो है हम ये मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा नेशनल हाईवे है जिससे बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं। तो इसके अंतर्गत जनहित और कार्यहित के दृष्टिगत रखते हुए एसओ सतपुली और तहसील प्रशासन से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके विचार विमर्श करने के उपरांत एनएच के एक्शन साहब से भी वार्ता के बाद ये निश्चित हुआ है कि हम 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक 4 दिन के लिए रात्रि 9 बजे से 6 बजे तक, प्रातः 6 बजे तक चौड़ीकरण के कार्य की अनुमति दी गई है। इस बजट में उत्तराखंड को भी सौगात मिली है। बता दें, बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संतोष जताया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने बजट पेश होने पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह इस साल का बजट भी सबके साथ, सबके विकास की सोच को आगे बढ़ाता है। अनिल गोयल का कहना है कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। गरीब, किसान, युवा, महिलाएं और मध्यम वर्ग सभी के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन और एडवेंचर के लिहाज से एक महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में बजट में वर्ल्ड क्लास टूरिज्म सेक्टर विकसित करने की जो घोषणा की गई है, उसमें उत्तराखंड को भी शामिल किया गया है। अनिल गोयल ने कहा कि इस बजट से हर सेक्टर को लाभ मिलेगा और राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। अब सुनते हैं कि आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। सबको पहले तो मैं देश के इस बजट की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमेशा की तरह इस बार भी ये बजट सबका साथ, सबके विकास से जुड़ा हुआ मंत्र है। और क्योंकि ग्लोबली अब हम अपने को पेश कर रहे हैं, हमने दिखाया कि भाई हम विश्व की तीसरी इकोनॉमिक ताकत बनने वाले हैं। हमने दिखाया कि हम अब वर्ल्ड को मैच कर रहे हैं। तो ऐसे हर सेक्टर को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सेक्टर हो, चाहे वो मेडिसिन से जुड़ा सेक्टर हो, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो एमएसएमई हो, इन पर विशेष थ्रस्ट रखा गया है। और मुझे लगता है ये आज की रिक्वायरमेंट भी है। उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है।
अब खबर डोईवाला से है, जहां बालाजी फार्म हाउस में श्रीमद् भगवत कथा का अंतिम दिन बड़ी ही भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। बता दें, वृंदावन से आए पंडित धर्मेंद्र उपाध्याय शास्त्री ने भगवान दत्तात्रेय और सुदामा कृष्ण प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यासपीठ से आशीर्वाद लेकर कथा का आनंद भी लिया। उन्होंने कहा कि इस कथा से हमें भक्ति और समाज सेवा का संदेश मिलता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य और देश के विकास के लिए बजट को बेहतर भी बताया और विकसित भारत के संकल्प की बात की। सुनिए। ये बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। देश के 140 करोड़ लोगों की आशा अपेक्षा को पूरा करने वाला बजट है और हर वर्ग के उत्थान का, हर वर्ग को आगे लाने का इस बजट का प्रावधान किया गया है। हमारे राज्य के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान है। जल जीवन मिशन में बहुत सारी योजनाएं जो हमारे चल रही हैं, हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान तेजी से हमारा पूरा होगा। हिल ट्रेल इसमें प्रावधान किया गया है, इत्यादि बढ़ाए जाएंगे। इकोनॉमिक सिटी बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून से खबर आ रही है, जहां तून पुलिस की सटीक रणनीति और सक्रिय कार्रवाई से रायवाला क्षेत्र में हुई 2 अलग अलग चोरियों की घटना का खुलासा आखिरकार कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 1 लाख रुपए मूल्य की चोरी की ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किए हैं। बता दें, चोरी में इस्तेमाल स्विफ्ट कार भी पुलिस ने सीज कर लिया है। पुलिस के अनुसार रायवाला निवासी अर्जुन सिंह ने अपने घर के ताले तोड़कर ज्वेलरी और नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम की गठित की गई। वहीं टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और स्थानीय मुखबिर के अनुसार अलर्ट भी किया गया है। जांच के दौरान बता दें कि पूर्व में चोरी के मामलों में शामिल रहे आरोपियों पर भी नजर रखी गई है। इधर 31 जनवरी की रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रायवाला क्षेत्र के 3 पानी फ्लाईओवर के पास से राजवी उर्फ राजीव, राहुल और अहिवार और लोकेश वर्मा उर्फ सनी को गिरफ्तार किया है। बता दें, पूछताछ में आरोपियों ने एक अन्य बंद मकान में चोरी करने की भी सूचना दी। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों घटनाओं में चोरी किया गया माल आरोपी की निशानदेही पर बरामद किए हैं। वहीं तीनों आरोपी पूर्व में भी चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। चोरी की गई कुछ ज्वेलरी दिल्ली में बेची गई है, जिस पर आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। अगली खबर जसपुर से है, जहां देश भर में आज भगवान रविदास जी के 649वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर रविदास अनुयायी जगह जगह रविदास वंदना, झांकी और रविदास वाणी के माध्यम से विभिन्न अनुष्ठान कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी यह पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रामनगर, वन, धर्मपुर, पूरनपुर जैसे गांव में संत रविदास जी की पूजा अर्चना हुई। वहीं ग्राम रामपुर में भगवान रविदास धर्मशाला परिसर में ग्रामीणों ने विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान संत रविदास को पेराई पहनाई गई और पूरे गांव में भगवान रविदास जी के जयकारों की गूंज फैल गई। नगर जसपुर में भी यह पर्व प्रमुखता के साथ मनाया गया। इस मौके पर जटाव महासभा संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत की और साथ ही कहा कि संत रविदास जी अपने जीवन में समाज में समानता और एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए संत रविदास के सिद्धांत और शिक्षकों के महत्व को भी बताया। से बताना चाहूंगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जो प्रमुख भक्ति संत जो धारा भक्ति शाखा है उसके प्रमुख संत हैं और उन्होंने सीर गोवर्धनपुर जहाँ पे उनका जन्म स्थान है वहां से लेके उस समय पे तमाम यात्राएं की और अपने प्रचार, अपनी जो सिद्धांत है, अपनी जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया। और सबसे जो महत्वपूर्ण शिक्षा है उनकी है समता का सिद्धांत। वो समता के मामले में मार्क्स के भी पूर्वगामी है।
उन्होंने सभी समाज को समानता की बात करी है, उन्होंने बेगमपुरा की बात करी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि समता का सिद्धांत जो उनका प्रमुख है, समरसता और समता। अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में संत रविदास जयंती के अवसर पर निकाली शोभा यात्रा रविवार को अचानक हिंसक रूप में बदल गई। बता दें, भगवानपुर थाना क्षेत्र के मिनारसी गांव में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद के दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई और जमकर पथराव भी हुआ। इस हिंसक झड़प पे एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग भी घायल हो गए। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आई और हालात को काबू में करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। तनाव को देखते हुए गांव में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और लगातार गश्त की जा रही है। इधर घायलों का उपचार फिलहाल अस्पताल में किया जा रहा है। तो ये शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। कोई कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले कुछ एक बच्चा बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया। अभी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी घायल क्या है, कैसे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है। आपको कहाँ से हैं? भूपेंद्र है जी, बिनारसी गांव से। भूपेंद्र जी, क्या है पूरा नाम? ये जी हम गुरु रविदास लीला निकाल के और खाना खिला रहे थे, तो वे दूसरी पार्टी थी जो पहले तैयारी थी मोती, उन्होंने एक लड़का लारो ले जाकर उधर गईयों में ले जाकर गोली मार दी। वो खत्म हो गया वहीं का पड़ा हुआ लड़का। और फिर हम इधर से जब पता लगा गए, हम तो वैसे ही कल जाते, हमें तो पता ही नहीं क्या मैटर था, खाना खिला रहे थे सबको। अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने संसद में पेश हुए आम बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट सही मायने में 2047 में विकसित भारत बनाने का रोड मैप है। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बजट में लोक लाभुक घोषणाओं के बजाय सुनियोजित रणनीति के साथ अधिभूत ढांचे का पूरा विकास के लिए अब तक का रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। या क्लाउड डेटा मैनेजमेंट कि आज हमारा देश का बजट जो है वो आज टेबल हुआ है, और इस देश के बजट में जिस प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत किया है, मेरा मानना है कि यह बजट पूरी तरीके से महिला केंद्रित रहा है, पूरी तरीके से किसान केंद्रित रहा है, पूरी तरीके से जो हमारे हिमालय राज्य हैं उनमें किस प्रकार से डेवलपमेंट की रोड मैप बन सकता है, तो उस और समर्पित रहा है। पूरा बजट जो है खेल और खिलाड़ियों को लेकर समर्पित रहा है। हमारी विरासत के रूप में चाहे हमारे मंदिर हो, हमारे धार्मिक स्थल हो, उनके डेवलपमेंट को लेकर रहा है। भविष्य के लिए भी चाहे वो सेमीकंडक्टर या क्लाउड डेटा मैनेजमेंट हो, इत्यादि को लेकर भी इस बजट में बहुत कुछ कहा गया है कि आज हमारा देश का बजट जो है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे 3 हुड़दंगियों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें, सभी आरोपी शराब के नशे में आपस में झगड़ रहे थे, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। पुलिस के अनुसार 1 फरवरी को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ हो हल्ला करते हुए आपस में मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मोबाइल टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। पुलिस के पहुंचने पर देखा गया कि 3 युवक नशे की हालत में उग्र व्यवहार कर रहे थे और पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद शांत नहीं हुए। इधर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को मेडिकल जांच कराई और धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर लिया।
अगली खबर जसपुर से है, जहां तालापुर न्याय पंचायत के गांव तालापुर में प्रदेश में जारी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, इस शिविर में सभी विभागों के अधिकारी अपने अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए मौजूद रहे। दूर दराज के गांव से आए ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई और कार्यक्रम में मौजूद काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह से मिलकर समस्याओं से अवगत कराया। इस बार पहली बार डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल मेडिकल वैन भी शिविर में पहुंची, जिसमें मरीजों का निशुल्क जांच और निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। इधर काशीपुर जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि शिविर में कुल 117 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 35 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया है। जो है आरईसी कंपनी के द्वारा फंड किए हुए हैं। सीएससी एकेडमी के अंडर ये एनजीओ चल रहा है और सीएमओ सर के अकॉर्डिंग जो हमें रूट प्लान मिलता है, हम गांव-गांव में जाकर कैंप लगाते हैं। रोजाना के इस कैंप में मिनिमम 65 मरीजों से ज़्यादा हम लोग पेशेंट को निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान करते हैं। इसमें जर्नल मेडिसिन आती है और किसी भी तरीके का पैसा किसी से नहीं लिया जाता। मात्र पहचान पत्र या आधार कार्ड वेरीफाई करवा के कोई भी हमसे दवाइयाँ प्राप्त कर सकता है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें आज न्याय पंचायत तालमपुर में कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें टोटल हमें 117 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 35 जो हैं 35 शिकायतें हम लोग यहीं पे निस्तारित कर दी हैं। इसके अलावा जो और भी शिकायतें हैं वो मैक्सिमम अगर देखिए तो डिमांड की तरह है, जहाँ कहीं पे नाली का निर्माण होना है, कहीं पे रोड का निर्माण होना है, कहीं पंचायत घर की आवश्यकता है। तो ऐसे सारे प्रखंड जहाँ पे सरकारी भूमियों की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हम राज्य। अब सतपुली से खबर है, जहां सतपुली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, मृतक ब्रिजेश सिंह अपनी मोटरसाइकिल में सवार होकर घर जा रहे थे। इसी दौरान पार्टी स्टैंड की ओर से सतपुली आ रहे पिकअप वैन ने आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में ब्रिजेश सिंह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वहीं पिकअप वैन चालक की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है। मृतक के शव को अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर उत्तरकाशी के नवागांव से है, जहां नगर पंचायत नवागांव में बगैर बोर्ड बैठक की सहमति के कराए जा रहे कार्य को लेकर असंतोष खुलकर सामने आया है। नाराज 6 सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सभासदों का आरोप है कि अध्यक्ष मनमाने तरीके से कार्य करवा रहे हैं। प्रस्ताव रजिस्टर में उनकी सहमति के बिना चढ़ाए जा रहे हैं और पैसों का बंदरबाट रिश्तेदारों और चहितों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। पहले जनता ने हमें अपने वार्ड से चुना था, जिस उम्मीद और आशा के साथ जनता ने हमें चुना था। शायद मुझे लग रहा है उस उम्मीद और आशा के साथ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, हम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि माननीय अध्यक्ष जी नगर पंचायत नवागांव द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये धरने के बारे में मुझे भी पता नहीं था। कल शाम को आए वो बोले कि अध्यक्ष जी आप यहाँ आओ। मैं यहाँ आया, ये धरने पे बैठे हुए थे। मैंने इनसे पूछा भी कि आपकी क्या मांगे हैं, हमें मांगे तो बताओ। मांगे बताने को कोई राजी नहीं। सर नमस्कार, हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर आए हैं। इसके लिए ये हमारा जो है व्यवस्था पूर्व लिया गया निर्णय है, क्योंकि हमारे अनुसार जो कुछ काम होने चाहिए थे जाते साथ में। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।